मैं डॉक्टर हाशिम आपका ट्रिपल ए चैनल में बहुत स्वागत करता हूं, बहुत वेलकम करता हूं। मेरे जो वीडियो बनाने का जो मेन मोटो है, मेन एम है, वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एरोस्पेस या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बीटेक या एमई एमटेक कर रहे हैं। एक्चुअली एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जो पूरा 4 साल का जो कोर्स है, ये जो सिलेबस है इसका, वो 4 स्ट्रीम में 4 पार्ट में आप कह सकते हैं डिवाइड है या उस पर बेस्ड है। वो 4 कौन सा स्ट्रीम है? वो है एरोडायनेमिक्स है, प्रोपल्शन है, स्ट्रक्चर है एंड कंट्रोल्स है। मैं इस वीडियो में रॉकेट प्रोपल्शन पे चर्चा करूंगा और वीडियो की शुरुआत हम सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट से करेंगे। मैक्सिमम जो बुक जो अवेलेबल है रॉकेट प्रोपल्शन के ऊपर, वो सब फॉरेन ऑथर्स की है, जो काफ़ी कॉस्टली है और साथ में काफ़ी डिटेल्ड में है, जिसको समझना थोड़ा सा टफ है या आप कह सकते हैं कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए जितना भी टर्म्स रॉकेट प्रोपल्शन में यूज़ होता है उन सबको मैंने इंग्लिश में रखते हुए इस वीडियो में और काफ़ी आसान लैंग्वेज हिंदी में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। साथ ही साथ क्योंकि ये थोड़ा अलग है, इसलिए बहुत ही स्लो स्पीड में मैं वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। और ये जो पूरा वीडियो है, ये बीटेक एरोस्पेस या एरोनॉटिकल के सिलेबस पे बेस्ड होगा, जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ या आईआईटीज़ में पढ़ाया जाता है। या आप ऐसा कह सकते हैं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव हो सकता है जो गेट की तैयारी कर रहे हैं या जो कोई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रॉकेट प्रोपल्शन भी एक सिलेबस है, एक पार्ट है उस एग्ज़ाम का। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका रॉकेट प्रोपल्शन से या एरोस्पेस इंजीनियरिंग से कोई रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उनका इंटरेस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसमें। तो वो लोग भी इस वीडियो को देख करके अपने जनरल नॉलेज को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का जो स्टार्टिंग है वो सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट से होगा और इसमें जो पहला टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ सॉलिड प्रोपेलेंट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रॉकेट के क्लासिफिकेशन से शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है कि 4 तरह का रॉकेट्स हमको यहाँ पे दिख रहा है। पहला है केमिकल रॉकेट, दूसरा न्यूक्लियर रॉकेट, तीसरा इलेक्ट्रिकल और चौथा सोलर रॉकेट है। लेकिन यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि सिर्फ केमिकल रॉकेट्स का कुछ टाइप दिया हुआ है, लेकिन न्यूक्लियर, इलेक्ट्रिकल एंड सोलर रॉकेट का टाइप नहीं दिया हुआ है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ केमिकल रॉकेट का ही टाइप होता है, न्यूक्लियर, सोलर और इलेक्ट्रिकल का टाइप नहीं होता है। यहाँ पे इसलिए हम ये कर रहे हैं क्योंकि आज का जो हमारा वीडियो है उसका जो मेन फोकस है वो केमिकल रॉकेट्स पे है और बाकी का ये जो 3 बच रहे हैं इनका वीडियो फिर हम आगे देखेंगे। और केमिकल रॉकेट्स में जो केमिकल यूज़ होता है या केमिकल रॉकेट क्या है, उस चीज़ को हम आज इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए फिर हम केमिकल रॉकेट्स का टाइप देखते हैं। तो केमिकल रॉकेट्स एक्चुअली में, ये केमिकल रॉकेट जो है वो 2 टाइप का होता है। एक है सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट और दूसरा होता है लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट। सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट में जो 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 वर्किंग सब्सटेंस होता है, यानी कि जिस सब्सटेंस से या आप कहिए कि जिस केमिकल से हमको एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो केमिकल रॉकेट के अंदर सॉलिड फॉर्म में होता है। हाँ, यानी कि वो चाहे इनिशियल स्टेज में जब प्रोसेसिंग किया गया हो उस केमिकल का, तो वो लिक्विड में हो सकता है, लेकिन जब वो रॉकेट के अंदर रहेगा तो वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। अब हम आते हैं लिक्विड रॉकेट पे। तो लिक्विड रॉकेट में जो केमिकल यूज़ हो रहा है और जो रॉकेट में ड्यूरिंग द टेस्टिंग जो वहाँ पे अवेलेबल है, जो वहाँ पे मौजूद है, वो लिक्विड फॉर्म में होगा। ये एक बहुत ही इजी वे में हमने आपको ये बता दिया, लेकिन इसका हम डिटेल देखेंगे और काफ़ी इसके हम डिटेल्स पे जाएंगे, बहुत मतलब कि अंदर तक जाएंगे इसके हम। और अब आता है तीसरा टाइप, हाइब्रिड प्रोपेलेंट रॉकेट। तो ये भी एक केमिकल रॉकेट है, लेकिन हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि जो मेन टाइप हम सॉलिड रॉकेट को या लिक्विड रॉकेट को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि
हाइब्रिड है इन दोनों का। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हाइब्रिड रॉकेट में जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है, यानी कि जिसको बर्न करा के हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो दो दो स्टेट ऑफ मैटर में रहता है, यानी कि दो फॉर्म में रहता है, एक सॉलिड फॉर्म में और दूसरा लिक्विड फॉर्म में, या एक सॉलिड फॉर्म में दूसरा गैसियस फॉर्म में। तो इस तरह का जो का पैटर्न होता है, इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है, वो हाइब्रिड रॉकेट के लिए होता है। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा, मतलब जस्ट इससे पहले वाला जो स्लाइड है उसमें हमने ये देखा कि केमिकल रॉकेट्स का जो टाइप है वो सॉलिड प्रोपेन, लिक्विड प्रोपेन या हाइब्रिड प्रोपेन प्रोपेन रॉकेट है। तो अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये प्रोपेन क्या है। तो एक्चुअली में क्या है कि ये प्रोपेन जो है एक जेनरिक वर्ड है, या आप कहिए कि एक स्टैंडर्ड और एक ब्रॉड वर्ड है उन केमिकल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एनर्जी जनरेशन का काम करते हैं रॉकेट के अंदर। अब यहाँ पे बात आती है कि वो कौन सा केमिकल है जो रॉकेट में यूज़ होता है। तो उसका आप कह सकते हैं कि वो एक एनर्जेटिक मटेरियल है। अब एनर्जेटिक मटेरियल क्या है कि वो मटेरियल जो बर्निंग के बाद, जिसको जलाने के बाद काफ़ी एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आप चाह रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि वो फ्यूल जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, और भी बहुत सारा उसका रिक्वायरमेंट्स है कि एनर्जेटिक मटेरियल क्या है, तो वो हम लोग आगे के वीडियो में हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि वो जो मटेरियल्स जो रॉकेट में यूज़ होता है, रॉकेट एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, वो क्या है। तो बेसिकली ये दो तरह की चीज़ होती है, दो तरह का मटेरियल है, एक फ्यूल है, दूसरा ऑक्सीडाइज़र है। अब बात यहाँ पर आती है कि ये फ्यूल तो ठीक है बर्न कराने के लिए, लेकिन ऑक्सीडाइज़र का क्या काम है। तो एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कि अगर हमको फ्यूल को बर्न कराना है, जैसे कि आप पेट्रोल को बर्न कराना है, डीजल को हुआ, केरोसिन हुआ, चारकोल हुआ, पैराफिन वैक्स हुआ, या और भी कोई सॉलिड, लिक्विड या कोई भी गैसियस फ्यूल को अगर बर्न कराना है, और अगर हम अर्थ एटमॉस्फेयर में बर्न करा रहे हैं, तो हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी कि एयर की आवश्यकता होती है, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होता है। तो अर्थ पे तो हम कोई भी फ्यूल को बर्न करा सकते हैं, लेकिन जो रॉकेट है उसका जो जो वर्किंग जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, मतलब कि वो अर्थ से शुरू होगा और काफ़ी हाई अल्टीट्यूड पे जाएगा, स्पेस में जाएगा। तो जैसे हम जानते हैं कि जैसे जैसे अर्थ से हम अल्टीट्यूड बढ़ाते जाते हैं, हाइट बढ़ाते जाते हैं, तो वैसे वैसे हवा का दबाव भी कम होता जाता है, और वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती जाती है और धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, और फिर वैक्यूम आता है स्पेस में। तो उस कंडीशन में हम फ्यूल को बर्न नहीं करा सकते हैं। तो इसलिए रॉकेट जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है, ताकि वो एटमॉस्फेयर पे डिपेंडेंट ना हो और खुद ही वो ऑक्सीजन को कैरी करके चल सके अपने साथ। तो जैसा कि हमने बताया कि मेजर इंग्रेडिएंट्स तो फ्यूल एंड ऑक्सीडाइज़र है, तो इसका भी काफ़ी लंबा लिस्ट है कि कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स यूज़ होता है फ्यूल एंड ऑक्सीडाइज़र के साथ रॉकेट के प्रोपेलेंट को प्रोसेसिंग करने के लिए। वो भी हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे, आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो प्रोपेलेंट है, और ये बर्न होता है, या आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ये डिकम्पोज होता है, और इस प्रकार से जब ये प्रोपेलेंट बर्न होता है तो बहुत हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर गैस को प्रोड्यूस करता है। एक बात और जानने की यहाँ पे ये है कि रॉकेट और एक बॉम्ब में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। अंतर बस यहाँ पर इतना ही है कि रॉकेट एक कंट्रोल्ड सिस्टम है और बॉम्ब एक कंट्रोल सिस्टम नहीं है। कैसे कि रॉकेट में जब एनर्जी जब प्रोड्यूस होती है, जब फ्यूल बर्न होता है, तो जैसा कि हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि बहुत ही हाई एनर्जी और हाई प्रेशर, मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर गैस को फॉर्म करता है। तो ये जो थर्मल एनर्जी है या जो प्रेशर एनर्जी है, रॉकेट में एक नोज़ल लगा रहता है, जो नोज़ल का काम है ये थर्मल एनर्जी या प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है काइनेटिक एनर्जी में, और
इस तरह से हम देखते हैं कि रॉकेट के बैक साइड से काफ़ी स्पीड में मतलब कि आग का एक बहुत ही मतलब ये शोला जो उसको रॉकेट मतलब यहाँ पे हम उसको बोलेंगे कि एग्जॉस्ट, तो काफ़ी हाई टेम्परेचर और हाई वेलोसिटी से वो एग्जॉस्ट रॉकेट से बाहर जा रहा है। और वो जो हाई वेलोसिटी से वो जो गैस, जो मास है गैस का, वो बाहर जो निकल रहा है उसके उसका रिएक्शन ही है जो रॉकेट को आगे की तरफ लेके जा रहा है काफ़ी स्पीड में। अब यहाँ पे बात आती है कि रॉकेट में तो कन्वर्जन हो गया, तो बॉम्ब और रॉकेट में जैसे कि मैंने बताया कि उसमें ज़्यादा का अंतर नहीं है। तो बॉम्ब में क्या होता है कि जो बॉम्ब के अंदर जो मटेरियल होता है वो भी एक प्रोपेलेंट होता है, और वो जो प्रोपेलेंट होता है वो जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है बर्निंग के बाद, तो जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर गैस का जो फॉर्म होता है, वो जो शेल होता है बॉम्ब का वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है, सह नहीं पाता है, और वो ब्लास्ट कर जाता है। और ब्लास्ट करने के बाद जो प्रेशर वेव जो फॉर्म होता है उस ब्लास्टिंग की वजह से, उसके वजह से ही सारी कैजुअलिटीज़ होती है। जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं या जहाँ पर भी कुछ ऐसा आपको मतलब कि सुनने में मिलता है, वहाँ पे जो बॉम्ब का जो एक्सप्लोड, जो बॉम्ब जो ब्लास्ट होता है वो हाई प्रेशर वेव फॉर्म करता है, जिसके वजह से आ, आप कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो रॉकेट में जो जो प्रोपेलेंट लगा होता है, जैसे कि अभी हम सॉलिड प्रोपेलेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो मटेरियल होता है वो लो एक्सप्लोसिव होता है। यानी कि मुझे रॉकेट के बहुत ही एनर्जेटिक मटेरियल तो चाहिए, लेकिन मुझे उस रॉकेट को कैरी भी करना है और बहुत सारा सेफ्टी भी चाहिए। तो अगर बहुत ही एक्सप्लोसिव मटेरियल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें सबसे ज़्यादा जो है सेफ्टी का प्रॉब्लम आ सकता है। तो हम रॉकेट को कैटेगराइज करते हैं कि वो किस टाइप का रॉकेट है, और उसके हिसाब से हम रॉकेट का प्रोपेलेंट का प्रोसेसिंग करते हैं। तो जैसे कि कुछ लो एक्सप्लोसिव मटेरियल यूज़ किया जाता है, और फिर कभी कभी या बहुत सारे एडवांस रॉकेट में कुछ हाई एक्सप्लोसिव मटेरियल इंग्रेडिएंट्स को उन लो एक्सप्लोसिव मटेरियल्स में मिक्स किया जाता है। और मिक्सिंग इस प्रकार से होता है कि रॉकेट में जो फ्यूल जो है वो बहुत ही कंट्रोल्ड वे में बर्न कराया जा सके। जो जिसको कंट्रोल वे का जो बर्निंग है उसको डीफ्लैग्रेशन कहा जाता है। और अगर ये कंट्रोल वे में नहीं है, जैसे कि बॉम्ब का केस है, तो उसको डेटोनेशन कहा जाता है। तो ये डीफ्लैग्रेशन और डेटोनेशन पे हम लोग बाद में फिर आगे के वीडियो या स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अब रॉकेट में जो 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 प्रोपेलेंट यूज़ होता है, तो जो गैस फॉर्म होता है उस गैस से ही रॉकेट का सारा फंक्शन होता है, यानी कि रॉकेट का सारा मूवमेंट होता है। और अगर हम जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जैसे कि बुलेट की बात कर रहे हैं, तो जो गन में जो गोली लगी होती है उस गोली के अंदर भी प्रोपेलेंट लगा होता है, लेकिन रॉकेट का प्रोपेलेंट कुछ अलग होता है, और गन में जो प्रोपेलेंट यूज़ किया जाता है वो अलग होता है। तो ये भी हम लोग आगे के वीडियोस में इस पर भी, या आगे के स्लाइड में हम लोग इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो गन के अंदर जो जो प्रोपेलेंट होता है वही गन के जो आगे का जो बुलेट होता है उसको आगे ले जाने में, बहुत ही तेज़ी से आगे ले जाने में हेल्प करता है, मदद करता है कि सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज़ कहाँ है, मतलब इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है। तो इसका एप्लीकेशन फायर आर्म्स में होता है, आर्टिलरी में होता है, रॉकेट्स एंड मिसाइल्स में होता है। फायर आर्म्स में यानी कि जो जो गन्स में जो गोली लगी होती है वो गोली के अंदर भी सॉलिड प्रोपेलेंट होता है। जैसे कि हम यहाँ पे एक छोटा सा एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये हमारा सॉलिड प्रोपेलेंट है, ये गन का आगे वाला पार्ट है जो निकल के बाहर जाता है, जो हीट करता है। और यहाँ पे एक प्राइमर लगा हुआ है पीछे। तो इस प्राइमर में एक पिन होता है जो हीट करता है, और इसके हीट करने के कारण यहाँ से फायर, एक मतलब कि फायर का बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ फायर होता है जो यहाँ पे प्रोपेलेंट को आके बर्न कराता है। और जब प्रोपेलेंट जैसे ही यहाँ पे फायर आता है, प्रोपेलेंट बहुत ही फास्ट प्रोसेस में बर्न होता है, और बहुत ही हाई प्रेशर गैस का फॉर्म करता है। और इस हाई प्रेशर गैस के कारण आगे का ये जो पार्ट है निकल के तेज़ी से बाहर भागता है गन से।
तो इस तरह से हमारा गन का जो गोली होती है वो इस तरह से फंक्शन करती है। अब हम फिर देखते हैं कि ये आर्टिलरीज में जैसे कि टैंक्स में ये सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज़ होता है, तोप के जो गोला होते हैं उन सब में होता है। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये रॉकेट है, ये मतलब लॉन्च व्हीकल है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में भी कई स्टेज होता है, सॉलिड रॉकेट का स्टेज, लिक्विड रॉकेट का स्टेज। तो जहाँ पे सॉलिड रॉकेट का स्टेज है वहाँ पे हम सॉलिड प्रोपेलेंट को यूज़ करते हैं। फिर हम आते हैं देखते हैं मिसाइल में। तो मिसाइल में भी ज़्यादातर मिसाइल में सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज़ किया जाता है। इसके बाद ये तो हमारा बहुत ही स्टैंडर्ड यूज़ हो गया सॉलिड प्रोपेलेंट का। फिर ऐसा भी बहुत सारा इसका एप्लीकेशन है जो बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा, कि जैसे कि आजकल का जो मॉडर्न कार्स है उसमें ड्राइवर की सीट पे या पीछे के सीट पे सेफ्टी बैग्स लगा होता है, और उस बैग का सिस्टम ऐसे होता है कि वो एक बैग, जैसा कि आपने वो एयर पीलो देखा होगा उस टाइप का वो बैग इनिशियल कंडीशन में वैसा रहता है। और वो बैग में एक फीलिंग, गैस फीलिंग का एक सोर्स भी लगा हुआ होता है, और उस सोर्स के साथ सॉलिड प्रोपेलेंट लगा हुआ होता है। और वहाँ पे एक रिसीवर लगा होता है जो सिग्नल को रिसीव करता है, कि जैसे कि कोई कार में कोई किसी ने अगर हिट किया है तो कितना इम्पैक्ट होना चाहिए उस हिट का, तो उसके हिसाब से वो प्रोसेस करता है और सिग्नल को यहाँ पे भेजता है। अगर हिट का जो हीटिंग हो रही है उसका रेंज बहुत ज़्यादा है तो उसके हिसाब से सिग्नल वहाँ पे आता है, और वो जो प्रोपेलेंट है वो बहुत ही फास्ट प्रोसेस में बर्न होता है, और बर्न होने के साथ ही बहुत ही हाई प्रेशर गैस बनाता है, जिसके कारण जो वो बैग वहाँ पे होता है, जो इनिशियल कंडीशन में मतलब कि स्मॉल, बहुत ही छोटे से जगह में होता है, और वो बहुत तेज़ी में फूलता है, और फूलने की वजह से ड्राइवर और स्टीयरिंग के बीच में आ जाता है, जिससे ड्राइवर की जान बच जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज़ बहुत सारे मॉडर्न सिस्टम में तो होता ही है, साथ साथ हमारे आम जिंदगी में भी हम सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज़ करते हैं। फिर हम देखते हैं सॉलिड प्रोपेलेंट का कुछ और भी एडवांस एप्लीकेशन में अगर हम देखें, तो जैसे आपने हमेशा सुना होगा कि फाइटर एयरक्राफ्ट का क्रैश हो गया और पायलट बहुत मतलब कि सेफली, मतलब इजेक्ट हो गया, सेफली बच गया। तो उसमें ऐसा होता है कि जो पायलट का जो सीट होता है उस सीट के नीचे सॉलिड प्रोपेलेंट का एक एक चैम्बर लगा हुआ होता है, और जैसे ही पायलट को ऐसा लगता है कि अब फ्लाइट क्रैश करने वाली है, प्लेन क्रैश करने वाली है, बचने का चांस नहीं है, तो वो एक स्विच को ऑन करता है, और उसके बाद ये होता है कि वो जो प्रोपेलेंट है वो बर्न होता है और बहुत ही हाई प्रेशर गैस का फॉर्म करता है, जिस गैस के कारण वो पूरा चेयर ही इजेक्ट होकर बाहर चला जाता है, और उसमें फिर पैराशूट लगा होता है, जिस पैराशूट के सहारे वो पायलट नीचे ज़मीन पे आ जाता है। इस तरह से पायलट अपनी जान बचाता है। और हम ये देख रहे हैं कि सॉलिड प्रोपेलेंट का एप्लीकेशन, ये सब मेजर एप्लीकेशंस है। इसके बाद बहुत सारा एप्लीकेशन है, तो सारी चीज़ को तो हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। हमारा जो जो मेन मोटो है वो सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट का है। तो आगे के स्लाइड में हम आगे की जानकारी पर डिस्कस करते हैं। अब हम इस स्लाइड से सॉलिड प्रोपेलेंट को क्लासीफाई करना चाह रहे हैं। तो ऐसे तो सॉलिड प्रोपेलेंट को बहुत तरह से क्लासीफाई किया गया है, बहुत क्लास में बांटा गया है उसको, लेकिन जो उसका जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो स्टार्ट होता है कि वो प्रोपेलेंट का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किस तरह का है। यानी कि उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम देखें तो हम उसमें ये जानना चाहेंगे कि क्या जो मटेरियल है वो एक क्या होमोजीनियस स्ट्रक्चर का फॉर्म कर रहा है या हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर का फॉर्म कर रहा है। तो जैसे कि हम पहला एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि जो होमोजीनियस प्रोपेलेंट होता है उसमें क्या होता है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो होमोजीनियस होता है थ्रू आउट द मटेरियल, और लेकिन जो हेट्रोजीनियस होता है उसमें जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो हेट्रोजीनियस होता है। फिर हम यहाँ पे ये देखते हैं कि होमोजीनियस प्रोपेलेंट, कौन कौन सा प्रोपेलेंट को होमोजीनियस में लिया जाता है। तो हालांकि हम आगे के स्लाइड्स में इस पर काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे
कि होमोजीनियस जो प्रोपेंट है वो कौन कौन है, उसका एप्लीकेशन का क्या क्या है, वो कैसे प्रोसेस किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि हम अगर आपको होमोजीनियस प्रोपेंट के बारे में बता रहे हैं तो हम आपको एक एग्जांपल्स कुछ जो उसका जो मेजर एग्जांपल्स है वो हम आपको देना चाह रहे हैं। तो जैसे कि एक सिंगल बेस प्रोपेंट होता है और डबल बेस प्रोपेंट होता है, ट्रिपल बेस प्रोपेंट होता है, ये सब जो है एक होमोजीनियस प्रोपेंट है। फिर हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये कंपोजिट मॉडिफाइड डबल बेस प्रोपेंट है। तो कंपोजिट मॉडिफाइड डबल बेस प्रोपेंट एक होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों तरह से ये फंक्शन करता है, लेकिन हमने यहाँ पे इसको होमोजीनियस प्रोपेंट के कैटेगरी में रखा है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये NC, NG और NQ क्या है। तो ये सब एक केमिकल है। ये नाइट्रोसेलुलोज है, ये नाइट्रोग्लिसरीन है, ये नाइट्रोग्लूटाडाइन है। तो ये कैसे कैसे यूज़ होता है प्रोपेन में, ये भी हम लोग आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। अब फिर बात आती है कि हेट्रोजीनियस प्रोपेन का एग्जाम्पल क्या है, वो उसके अंतर्गत कौन सा प्रोपेन का टाइप आता है। तो वो होता है कंपोजिट प्रोपेन। और जैसे कि हम बता रहे हैं आपको कि प्रोपेन को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसी तरह से ये जो सिंगल बेस, डबल बेस और ये ट्रिपल बेस जो प्रोपेंट है, ये ख़ास तौर पे ये आर्म्स एंड एम्यूनिशंस में इसका यूज़ होता है। रॉकेट्स में इसका एप्लीकेशन है लेकिन कम है। लेकिन ये जो कंपोजिट प्रोपेंट है इसका एप्लीकेशन रॉकेट्स और मिसाइल्स में बहुत बहुत ज़्यादा होता है। ये आप कह सकते हैं कि ये जो हेट्रोजीनियस प्रोपेंट का जो टाइप है कंपोजिट प्रोपेंट, ये एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला टाइप है रॉकेट्स में और मिसाइल्स में। फिर हम आगे देखते हैं कि जो अगला जो मेरा जो क्लासिफिकेशन है वो है कि बेस्ड ऑन स्मोक इन द एग्जॉस्ट प्लम, यानी कि जो हम रॉकेट में जो हम बैक साइड से एग्जॉस्ट देख रहे हैं वो उसको देख करके भी हम रॉकेट को क्लासिफाई कर सकते हैं और उसके प्लम के बेस पे भी रॉकेट को क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि जो जो एक पहला जो क्लासिफिकेशन जो फर्स्ट पार्ट है वो है कि स्मोकी, और दूसरा है स्मोकलेस, यानी कि जो एग्जॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा स्मोकी है। जब रॉकेट जाने के पास होने के बहुत देर तक वहाँ पे एक वाइट कलर का स्मोक वहाँ पे अवेलेबल है, जो आपने बहुत बार देखा भी होगा। और एक स्मोकलेस होता है जिसमें है कि इसमें स्मोक की मात्रा बहुत कम होती है और वो जो वाइट जो इफेक्ट है वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। तो हम ये जो स्मोकलेस और स्मोकी प्रोपेंट है इसका भी मतलब कि डिफरेंट आप कह सकते हैं कि जगह पे इसका भी एप्लीकेशन है। क्योंकि अगर हम एक कोई ऐसा रॉकेट बना रहे हैं जो वॉर में यूज़ हो रहा है, कोई मतलब कि कोई ऐसा मिसाइल है जो वॉर में यूज़ हो रहा है, और वहाँ पे अगर हम कोई एक ऐसा प्रोपेंट को सेलेक्ट करते हैं जो बहुत ही स्मोकी हो, तो उससे उससे जो एनिमी होगा बहुत जल्दी ट्रैक कर सकता है कि कोई मिसाइल फायर हुआ है या मिसाइल का डायरेक्शन क्या है या उस मिसाइल को हवा में कैसे डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो जो उनके जो एनिमी के पास जो सिस्टम होता है वो बहुत जल्दी ट्रैक कर सकता है। तो इसलिए रॉकेट का जो प्रोपेंट होता है वो स्मोकी होना चाहिए या स्मोकलेस होना चाहिए, वो फुली डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन क्या है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि रॉकेट का जो स्मोक होता है, जो यानी कि जो उसका एग्जॉस्ट होता है, वो स्मोकी कैसे होता है और स्मोकलेस कैसे होता है। तो आगे की हम स्लाइड्स में इस पर काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे ये पहले समझना चाहते हैं कि ये स्मोक क्या होता है। तो एक्चुअली जो ज़्यादातर जो रॉकेट्स है उसमें हम जो सॉलिड प्रोपेंट जो रॉकेट है उसमें इंग्रेडिएंट्स में हम एज ए फ्यूल मेटल पार्टिकल्स को यूज़ करते हैं। तो सबसे ज़्यादा अल्मीनियम पार्टिकल्स का यूज़ किया जाता है, और जब अल्मीनियम पार्टिकल्स को जब बर्न कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइज़र रॉकेट चैम्बर के अंदर, तो वो अल्मीनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और वो लिक्विड फॉर्म में अंदर में रहता है। फिर जब वो बाहर में जब जा रहा है तो वही जो है जो लिक्विड फॉर्म में जो अल्मीनियम ऑक्साइड है या जो गैसेस फॉर्म में है, वो गैस की तरह बाहर में हमको
वो वाइट वाइट कलर का दिख रहा है। या अगर हम कार्बन पार्टिकल्स यूज़ कर रहे हैं, यानी कि एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ कर रहे हैं या चारकोल यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम कहें कि बहुत ही फाइन कार्बन पार्टिकल्स को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके कारण भी हमको जो प्रोपेन का जो एग्जॉस्ट होता है वो स्मोकी हो सकता है। जैसे कार्बन यूज़ कर रहे हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से फिर एक वहाँ पे कुछ इस वाइट कलर का ऐसा कुछ हमको दिख सकता है। फिर हम आते हैं कि बेस्ड ऑन द सेफ्टी रेटिंग, यानी कि हम जो प्रोपेन यूज़ कर रहे हैं वो उसका एप्लीकेशन कहाँ है, उसका मतलब कि हैंडलिंग क्या है, उसका ट्रांसपोर्टेशन क्या है, तो वो सब डिपेंड करता है कि प्रोपेन प्रोपेन का इंग्रेडिएंट्स क्या है और प्रोपेन कौन से टाइप का है। क्या क्या वो डबल बेस है, क्या वो कंपोजिट प्रोपेन है, या फिर कुछ ऐसा प्रोपेन है जो बहुत ही डेटोनेटिंग कैरेक्टर का है, जैसे कि क्लास 1.1 जो डेटोनेटिंग कैरेक्टर के प्रोपेंट्स में आता है। फिर कोई सम नॉन डेटोनेटिंग कैरेक्टर का जो मटेरियल है या प्रोपेंट है जो क्लास 1.3 में आता है। तो इसके बेस पे भी हम प्रोपेंट का क्लासिफिकेशन करते हैं। और फिर हम जो उसका जो सेफ्टी वाले में एक और टाइप्स अगर हम कह सकते हैं तो वो ये है कि जो प्रोपेन का इंग्रेडिएंट्स है वो क्या उसमें कोई बहुत ही हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल जैसे कि RDX और HMX क्या ये मिला हुआ है। अगर ये मिला हुआ है तो फिर उसका सेफ्टी रेटिंग फिर वो अलग हो जाएगा और उसका पूरा हैंडलिंग अलग हो जाएगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन का पूरा प्रोसेस अलग हो जाएगा, उसका पूरा वर्किंग क्वालिटी कहिए, कैपेबिलिटी कहिए, वो सब अलग हो जाएगा। तो ये जो है सेफ्टी रेटिंग के बेस पे भी प्रोपेन को डिवाइड किया गया है। अब है कि प्रोपेन को फिर डिवाइड किया गया है, सेग्रीगेट किया गया है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे, कि ये प्रोपेन जो बनाया गया है वो कास्ट करके बनाया गया है या एक्सट्रूड करके बनाया गया है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि कास्टेबल प्रोपेन क्या है। तो कास्टेबल प्रोपेन में जनरली क्या होता है कि प्रोपेन सॉलिड प्रोपेन को के इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया जाता है और जो मेरा स्लरी एक बन के तैयार होता है वो स्लरी को हम एक डाई में डालते हैं और उस डाई के जैसा शेप होता है उस हिसाब का हमको प्रोपेन फाइनली सॉलिड बन के हमको मिल जाता है। अब ये फिर हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि एक्सट्रूडेड क्या है। तो एक्सट्रूडेड में से आप जानते हैं एक्सट्रूजन प्रोसेस क्या होता है कि प्रोपेन का कुछ शीट हो सकता है, कुछ छोटा छोटा टुकड़ा हो सकता है, उसको प्रेशर के द्वारा हम किसी डाई में डाल के उस तरह का हम अपना शेप बनाते हैं प्रोपेन का। अब फिर बात यहाँ पे ये आती है कि प्रोपेन जो उसका जो इंग्रेडिएंट्स है वो जो स्लरी फॉर्म में है फिर वो सॉलिड कैसे होता है। तो इस पे एक कंप्लीट एक वीडियो मैं बनाऊंगा कि प्रोसेसिंग ऑफ कंपोजिट सॉलिड प्रोपेंट, क्योंकि जो मेरा रॉकेट्स और मिसाइल्स में जो प्रोपेंट यूज़ होता है ज़्यादातर जो बड़े बड़े रॉकेट्स में यूज़ होता है वो कंपोजिट प्रोपेंट होता है। तो हम लोग डबल बेस का प्रोसेसिंग कैसे होता है या सिंगल बेस या ट्रिपल बेस, इस पर हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम लोग रॉकेट और मिसाइल साइड में जाएंगे और कंपोजिट सॉलिड प्रोपेन का इंग्रेडिएंट से प्रोसेसिंग सॉलिड प्रोपेन तक कैसे होता है और फिर उन सॉलिड प्रोपेन का टेस्टिंग कैसे होता है उस पर हम लोग एक अलग से स्पेशल वीडियो देखेंगे। तो इस प्रकार से रॉकेट का क्लासिफिकेशन किया जाता है। इस स्लाइड में हम फिर क्लासिफिकेशन ही देख रहे हैं। तो जैसे कि मैंने इससे पहले के जो स्लाइड्स में मैंने आपको दिखाया था कि सॉलिड प्रोपेन कितने टाइप का होता है, तो अब हम उन सब टाइप पे बड़ा ही मतलब कि बहुत ही डिटेल में जाके देखेंगे कि वो कौन सा किस टाइप का है और फिर उसमें कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुआ है, उसका एप्लीकेशन क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिंगल बेस, डबल बेस, ट्रिपल बेस, कंपोजिट प्रोपेन, ये सब सॉलिड प्रोपेन का टाइप है जो प्रोपेन या होमोजीनियस हो सकता है या हेट्रोजीनियस हो सकता है।
लेकिन एक और प्रोपेलेंट है जो सॉलिड प्रोपेलेंट के अंदर में आता है, और जिसका नाम है गन पाउडर या ब्लैक पाउडर, जो बहुत ही फेमस है। आ, लेकिन क्योंकि मॉडर्न डेज में इसका एप्लीकेशन बहुत ही लिमिटेड हो गया है, इसलिए हमने इसको सॉलिड प्रोपेलेंट के कैटेगरी में नहीं डाला है, लेकिन हम इसको एक स्लाइड के द्वारा हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो गन पाउडर है, ये जो ब्लैक पाउडर है, एक्चुअली में अगर आप कहा जाए तो ये सबसे पुराना केमिकल एक्सप्लोसिव है जो जो सॉलिड प्रोपेलेंट के अंतर्गत में आता है। और ये चाइनीज़ लोगों ने इसका इन्वेंशन किया था, और वो बहुत पहले, दैट मीन्स 9th सेंचुरी में इसका उन लोगों ने आविष्कार किया। और फिर इसका जो पूरा एप्लीकेशन था वो तोप के जो गोला है, जैसे कि आपने बहुत सारा मतलब मूवीज़ में आपने देखा होगा कि तोप टैंक है और वहाँ पे बारूद है, तो ये वहाँ पे इसका एप्लीकेशन हुआ करता था। अब जैसे कि अब यहाँ पे आज के ज़माने में इसका एप्लीकेशन तो रॉकेट और मिसाइल में बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन गन्स में इसका एप्लीकेशन है। तो जैसे कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि गन पाउडर या ब्लैक पाउडर बोल रहे हैं, लेकिन ये जो गन के अंदर जो ये गोली में जो ये भरा हुआ होता है, तो ये गन पाउडर है, लेकिन ये पाउडर के टाइप का नहीं होता है। ये छोटा छोटा पैलेट्स टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। और ये जो पैलेट्स है, इस पैलेट्स में भी कुछ परफोरेशन होता है, मतलब कुछ होल्स होते हैं, ताकि जैसे कि मैंने बताया था कि जब पिन जो प्राइमर को हिट करेगा, तो जब प्राइमर से जब फायर इस प्रोपेलेंट में आएगा, तो ये सब जो प्रोपेलेंट है बहुत तेज़ी में बर्न करना शुरू करेगा। और अगर इसमें हम होल्स कर देते हैं, परफोरेशन कर देते हैं, परफोरेट कर देते हैं, तो वो होल्स भी बर्निंग में मतलब हेल्प करेगा। इस प्रकार से हम हाई प्रेशर गैस का फॉर्म करेंगे गोली के अंदर, और जिससे हमारा ये जो बुलेट है तेज़ी से निकल के बाहर जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि वो जो प्रोपेलेंट है उसमें होल्स बना होता है, और उस होल्स का जो इफ़ेक्ट है वो बर्निंग में है। तो ये चीज़ हम लोग प्रोपेलेंट के जब हम लोग इग्निशन कम्बशन पर डिस्कस करेंगे, उस टाइम में हम लोग इस पर काफ़ी डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे। अब ये जो गन पाउडर है, इसका जो मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कंपोजिशन है, वो है सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट। सल्फर वेरी कॉमन, चारकोल, तो ये चारकोल पाउडर होता है, बहुत ही मतलब कि फाइन पार्टिकल्स इस माइक्रोन साइज में हो सकता है। और ये पोटेशियम नाइट्रेट है। अब यहाँ पे एक छोटा सा एक रिएक्शन मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सल्फर, कार्बन एंड पोटेशियम नाइट्रेट और K2S नाइट्रोजन एंड CO2, इस तरह से इसका रिएक्शन हो रहा है। अब इसको जैसे कि मैंने बताया कि इसका एप्लीकेशन मॉडर्न डेज में नहीं है। उसका मेजर रीज़न क्या है कि ये एक्सप्लोसिव है, लेकिन उतना हाईली एक्सप्लोसिव नेचर में नहीं आता है। और जो ये एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है इसके जो बर्निंग पर, जो कम्बशन पे गन पाउडर के या ब्लैक पाउडर पे, उसका एनर्जी भी कम होता है, 3 मेगाजूल पर केजी ही होता है इसका हीटिंग वैल्यू या कैलोरीफिक वैल्यू आप बोल सकते हैं। और इसका जो स्पेसिफिक इम्पल्स होता है वो बहुत कम होता है, 80 सेकेंड होता है। अगर हम कंपेयर करें आज के ज़माने का जो प्रोपेलेंट है, अगर हम उससे कंपेयर करते हैं तो ये कई टाइम्स कम हो गया, क्योंकि अभी जो सॉलिड प्रोपेलेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो लगभग 250 से ज़्यादा तक भी स्पेसिफिक इम्पल्स प्रोड्यूस करता है। तो उसके अगर हम कंपेरिजन करें उस हिसाब से, तो इसका एप्लीकेशन इसलिए लिमिटेड हो जाता है मॉडर्न डेज में। अब दूसरा क्या है कि इसका जो जो इंग्रेडिएंट्स है वो इस प्रकार है कि जो ग्रेन जो है, अगर हम गन पाउडर को एक सॉलिड फॉर्म में फॉर्म करके और ग्रेन को किसी मिसाइल्स में या किसी छोटे से रॉकेट में लगाते हैं, तो ये फ्रैक्चर कर सकता है। और फ्रैक्चर के कारण से पूरी बर्निंग की जो पूरा नेचर है, जो पूरा कैरेक्टर है बर्निंग का, वो पूरी तरह से चेंज हो सकता है।
और अगर बॉन्डिंग का कैरेक्टर चेंज हो गया सॉलिड प्रोपेन में, या सॉलिड प्रोपेन अगर क्रैक हो गया, तो मेरा जो जो टारगेट होगा, जो मिशन होगा, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसलिए इसका मॉडर्न डेज में यूज़ करना बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेशन हो गया है। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये स्मोकी प्रोपेलेंट के अंतर्गत आता है, और स्मोकी प्रोपेलेंट जनरली प्रेफर नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे एनिमी ट्रैक कर सकता है। जो सॉलिड प्रोपेलेंट का क्लासिफिकेशन है वो यहाँ से शुरू होता है, और ये जो सबसे पहला है वो सिंगल बेस प्रोपेलेंट है। और सिंगल बेस प्रोपेलेंट का जो मेजर इंग्रेडिएंट्स है वो नाइट्रोसेलुलोज है, और नाइट्रोसेलुलोज जो है वो जिलेटिनाइज होता है इथाइल अल्कोहल से, जो इथाइल अल्कोहल एक सॉल्वेंट का काम करता है। तो यानी कि जो एनर्जी हमारी है वो नाइट्रोसेलुलोज से आती है, और इससे जो हमको एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, वो कंपेरेटिवली जो होमोजीनियस प्रोपेलेंट का और जो टाइप है उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो थोड़ा कम है। इसलिए ये छोटे छोटे आर्म्स में, मतलब कि फायर आर्म्स में, जैसे कि स्मॉल राइफल्स और पिस्टल में यूज़ होता है। और अगर जब टेम्परेचर इसमें कम है तो इसका एक एडवांटेज ये भी है कि जो बैरल्स जो होते हैं गन के या रिवॉल्वर्स या पिस्टल्स के, उसका बैरल में जो इरोजन का जो प्रॉब्लम होता है वो इसमें कंपेरेटिवली कम होता है। और जो पिस्टल में जो हम बात कर रहे हैं, तो पिस्टल की गोली की बात कर रहे हैं, तो गोली जैसे कि जो बहुत छोटी वाली गोली होती है 5.56 mm वाली गोली होती है, उसमें भी यूज़ होता है। और ये किसी जो बड़े जो कंपेरेटिवली थोड़ा सा बड़े गन्स में जो यूज़ होता है 175 mm वाला जो साइज़ का जो आर्टिलरीज, या आप बोलिए कि कोई फायर आर्म्स में अगर यूज़ हो रहा है तो उस साइज़ के गन्स में भी ये सिंगल बेस प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें क्या है कि इसमें कुछ केमिकल स्टेबलाइजर का भी यूज़ किया जाता है, ताकि ये फ्लेम को थोड़ा सप्रेस कर सके, ताकि इसके कंबशन को थोड़ा कंट्रोल वे में इस्तेमाल किया जा सके। और इसके प्रोसेसिंग के बाद हम ये देखते हैं कि इसका जो जो आउटर सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, तो उसको स्मूथनेस को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग कार्बन ब्लैक उससे कोटिंग कर देते हैं, ताकि इसका सरफेस को स्मूथ किया जा सके। तो इस प्रकार से हमने सिंगल बेस प्रोपेलेंट का देखा। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड प्रोपेलेंट को देखेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं अब डबल बेस प्रोपेलेंट की। तो एक्चुअली डबल बेस प्रोपेलेंट का जो प्रोसेसिंग होता है, जो उसको कंपोज किया जाता है, वो लो एंड हाई एनर्जी केमिकल्स के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि नाइट्रो सेलुलोज को डिज़ोल्व कराया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन में, और उसके साथ साथ कुछ एडिटिव्स होता है, कुछ स्टेबलाइजर्स होता है, और कुछ लिक्विड ऑर्गेनिक नाइट्रेट एक्सप्लोसिव भी इसके साथ हम यूज़ करते हैं। और इन सब को मिलाने के बाद फिर हम इसको मिक्सचर को सॉलिडिफाई कर देते हैं। ये जो डबल बेस प्रोपेलेंट है, इसका जो मेन एप्लीकेशन है, ये जो है रॉकेट्स में हो सकता है, छोटे से रॉकेट्स, छोटे छोटे रॉकेट्स में हो सकता है। फिर गन्स के जो बुलेट, मतलब कि गोली में इसका इस्तेमाल होता है। और ये काफ़ी पावरफुल होता है अगर हम कंपेयर करते हैं सिंगल बेस प्रोपेलेंट से। तो यानी कि यानी कि जितना अमाउंट ऑफ प्रोपेलेंट हम सिंगल बेस प्रोपेलेंट के लिए यूज़ करते हैं किसी गोली में, अगर हम सेम उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे डबल बेस में, तो यहाँ पर हम कम अमाउंट ऑफ प्रोपेलेंट का यूज़ करेंगे। और क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी प्रोड्यूस करता है, इसलिए जो गोली नाइट्रो सेलुलोज या नाइट्रोग्लिसरीन बेस यानी कि डबल बेस प्रोपेलेंट के बेस पर बनाई गई है, या जो डबल बेस प्रोपेलेंट जो प्रोपेलेंट यूज़ किया गया किसी गोली में, तो वैसे गोली को हम लोग ऐसे गन्स में यूज़ करते हैं जिसका बैरल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, नहीं तो फिर इरोजन का प्रॉब्लम आ सकता है। और जब हम सॉलिडिफाई कर देते हैं इसको ग्लिसरीन नाइट्रोसेलुलोज के ये जो मिक्सचर्स है, इसको जब हम सॉलिडिफाई करते हैं तो इसके बाद हम कुछ बॉल टाइप का पाउडर बनाते हैं, जो बॉल पाउडर को हम लोग गोली में भरते हैं। अब यहाँ पे फिर बात आती है कि ये नाइट्रोसेलुलोज आखिर क्या है जो इतना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, और फिर मतलब कि इतना इफ़ेक्टिव है ये गोली के लिए और आर्म्स
मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक्चुअली क्या है कि ऐसे देखने से तो ये एक कॉटन टाइप का लगता है। ये एक मतलब कि वुड फाइबर आप इसको बोल सकते हैं, फ्लैश कॉटन कह सकते हैं। और इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है कि एसिड नाइट्रेशन कराया जाता है। कौन से एसिड से? नाइट्रिक एसिड से, या फिर अदर एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड से भी हो सकता है। ये बहुत ही फ्लेमेबल होता है। और अगर हम जैसे कि ये जो नाइट्रोसेलुलोज यहाँ पे ऐसा कॉटन टाइप का दिख रहा है, अगर हम इसको मैग्नीफाई करके देखना चाहेंगे कि ये फाइबर कैसा होता है, तो ये फाइबर यहाँ पे हमको ऐसा दिख रहा है। ये ऑलमोस्ट लगभग 20 to 30,000 टाइम्स मैग्नीफाई किया गया है इस फाइबर को, और बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में किया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका स्केल दिया हुआ है कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इसका साइज़ है वो 1 माइक्रोमीटर का है। यानी कि ये जो जो थिक जो एक जो ऐसा बार टाइप का दिख रहा है, अगर हम इसका डायमेंशन देखना चाहेंगे तो ये लगभग इस स्केल के हिसाब से लगभग 200 से 250 नैनोमीटर साइज़ का होगा। यानी कि 0.25 माइक्रोमीटर साइज़ का ये साइज़ होगा। और ये तो काफ़ी कम हो गया, यानी कि लगभग कुछ कुछ 100 या कुछ 50-60 नैनोमीटर के साइज़ का ये होना चाहिए, ये जो स्मॉल साइज़ का है। फिर हम देखते हैं कि इसकी डेंसिटी क्या है। तो इसकी डेंसिटी लगभग 600 kg पर मीटर क्यूब के आसपास है, जो जो ऐसे तो बहुत कम है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि कॉटन का जो डेंसिटी होता है वो कम होता है। और इसकी मेल्टिंग पॉइंट है 160 डिग्री सी के अराउंड है। फ्लैश पॉइंट इसका बहुत कम है, यानी कि 4.4 डिग्री सी पे अगर जैसे ही इसमें अगर हम वहाँ पर हीट कर रहे हैं और उतना टेम्परेचर वहाँ पर जैसे कि चेंज हुआ तो ये जल सकता है। अब हम फिर आते हैं कि इसका हीटिंग वैल्यू क्या है। इसका हीटिंग वैल्यू लगभग 6 मेगाजूल पर केजी है, क्योंकि ये एक फाइबर है, कार्बन रिच मटेरियल है। तो इसका जो हीट ऑफ कंबशन कहिए या कैलोरीफिक वैल्यू कहिए वो बहुत क्लोज है कार्बन के। अब हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये नाइट्रोग्लिसरीन क्या है। तो ये जो नाइट्रोग्लिसरीन है, इसका एक्चुअली जो यूज़ होता है डबल बेस प्रोपेनेट में, इसका एक एडवांटेज ये है कि ये स्मोक जो फॉर्म होता है उसको स्मोक को थोड़ा कम करता है, और इसकी एनर्जी काफ़ी होती है। इसके जो जब बॉडी होती है तो काफ़ी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और ये मटेरियल अगर आप ऐसे देखेंगे तो एक थिक मटेरियल होगा, एक डेंस मटेरियल होगा, कलरलेस होगा, कुछ ऑयली टाइप का, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बॉटल में यहाँ रखा हुआ है। और ये एक्चुअली ये बनता कैसे है, तो ये एक वाइट फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से ग्लाइसरॉल का नाइट्रेशन कराने पर इसको हम प्राप्त करते हैं। अब ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक बहुत ही एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है। कहाँ पे? तो एक्सप्लोसिव फील्ड्स में बहुत ज़्यादा ये एक्टिव है। यहाँ तक कि इसको डायनामाइट में भी यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको बहुत ही हाईली एक्सप्लोसिव के कैटेगरी में रखा जाता है। और ये बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर प्रोड्यूस करता है। इसकी डेंसिटी भी काफ़ी अच्छी होती है, लगभग 1600 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो हम इस तरह से हमने ये देखा कि डबल बेस प्रोपेनेंट का जो मेजर इंग्रेडिएंट्स है उस पर हमने जो डिस्कस किया वो नाइट्रोसेलुलोज एंड नाइट्रोग्लिसरीन है। और हम और ये देख लेते हैं कि इस मतलब कि डबल बेस प्रोपेनेंट का स्पेसिफिक इम्पल्स क्या है। तो इसका स्पेसिफिक इम्पल्स लगभग 230 के आसपास होता है। और ये जो स्पेसिफिक इम्पल्स है डबल बेस प्रोपेनेंट का, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं अगर हम इसमें कुछ मेटल पार्टिकल्स का यूज़ कर रहे हैं तो, या फिर हम कुछ और जैसे कि मैंने नाइट्रो सेलुलोज वाले जो स्लाइड में मैंने बताया था कि इसमें कुछ एक्सप्लोसिव नेचर के मटेरियल को भी इंग्रेडिएंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो डबल बेस प्रोपेनेंट है ये भी स्मोकलेस प्रोपेनेंट के श्रेणी में आता है, जैसे कि सिंगल बेस प्रोपेनेंट वो भी स्मोकलेस प्रोपेनेंट के श्रेणी में आता है। लेकिन जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि जो गन पाउडर होता है, जो ब्लैक पाउडर होता है, वो स्मोकी प्रोपेनेंट होता है। अब इसका जो इस्तेमाल होता है
स्मॉल आर्म्स में भी कर सकते हैं, हम कैनन्स में कर सकते हैं, सब मोटर्स में कर सकते हैं, रॉकेट्स में कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पे हमेशा ध्यान देना है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो बैरल्स होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है और इसमें एनर्जी बहुत होती है। और नाइट्रो सेलुलोज नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड जो ये डबल बेस है, ये बहुत ही हजार्डियस होता है, क्योंकि इसका इसका हैंडलिंग और इसका ट्रांसपोर्टेशन ये काफ़ी यूनिक टाइप से किया जाता है, काफ़ी प्रिकॉशन लेके किया जाता है। तो इसको हम लोग एक छोटे से एग्जांपल से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये डबल बेस प्रोपेन कितना एक्सप्लोसिव नेचर होता है, या फिर नाइट्रोसेलुलोज से कैसा होता है। तो आइए हम लोग एक वीडियो से इसको समझते हैं। पे नाइट्रोसेलुलोज का कुछ फाइबर्स रखा हुआ है। अब हम इसे देखते हैं कि जब ये आग के या फायर के कांटेक्ट में आता है तो कितना फास्ट जल जाता है, और जलने के बाद जो ऐश की क्वांटिटी है वो भी ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होती है। तो आइए फिर इसका बर्निंग देखते हैं। हम लोगों ने डबल बेस प्रोपेलेंट देखा, इसमें नाइट्रोसेलुलोज और नाइट्रोग्लिसरीन जो दो मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं, जो एक फ्यूल भी हैं, एक ऑक्सीडाइजर भी हैं और एक बाइंडर का भी काम करते हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं या ये समझना चाहते हैं कि डबल बेस प्रोपेलेंट अगर हजार्डियस है तो वो कितना हजार्डियस है। तो आइए एक छोटे से एग्जांपल से इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। आज से लगभग 10 साल पहले 2010 में ऊटी में, जो तमिलनाडु में है, एक आर्म्स की फैक्ट्री है। वहाँ पे डबल बेस प्रोपेलेंट की प्रोसेसिंग के टाइम में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें लगभग 5-6 लोग मारे गए थे। और एक्सीडेंट इतना भीषण था, मतलब डबल बेस प्रोपेलेंट कितना कितना रिएक्टिव होता है, कितना हाईली एक्सप्लोसिव होता है, वो हम इससे समझ सकते हैं कि उन 5 लोगों में से जैसा कि न्यूज़पेपर में आया था कि शायद एक बकेट भी उन लोगों की बॉडी का पार्ट नहीं मिला। और एक्सप्लोसिव की जो आवाज़ थी, जो ब्लास्टिंग की जो आवाज़ थी, वो इतनी तेज़ थी कि लगभग 12 से 13 किलोमीटर तक के लोगों ने उस आवाज़ को सुना था। तो इस चीज़ से हम समझ सकते हैं कि डबल बेस प्रोपेलेंट बहुत ही एनर्जेटिक प्रोपेलेंट है और बहुत ही हाईली एक्सप्लोसिव नेचर का प्रोपेलेंट है। तो आइए अब हम बात करते हैं ट्रिपल बेस प्रोपेलेंट का। तो ट्रिपल बेस प्रोपेलेंट का अगर हम देखें तो ये एक्चुअली डबल बेस प्रोपेलेंट का थोड़ा एडवांस पार्ट है, मतलब कि एडवांस वर्जन आप बोल सकते हैं। क्योंकि डबल बेस प्रोपेलेंट में जो इंग्रेडिएंट्स होता है, जैसे नाइट्रोसेलुलोज एंड नाइट्रोग्लिसरीन, उसके साथ ये नाइट्रोक्लोराइन जो NQ यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम उसमें ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा ट्रिपल बेस प्रोपेलेंट। और ये क्या होता है कि ये NQ होता है, वो हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एटम को अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में रखता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हम ट्रिपल बेस प्रोपेलेंट का कंबशन कराते हैं तो इसका जो कंबशन प्रोडक्ट का जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कम हो जाता है। अब हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि अगर हम ग्लिसरीन एंड नाइट्रोसेलुलोज को एज इट इज़ रखते हैं और उसके साथ हम ये NQ को रिप्लेस कर देते हैं अमोनियम परक्लोरेट से या HMX से या RDX से, ये सब एक एक्सप्लोसिव ऑक्सीडाइजर्स आप कह सकते हैं। तो अगर हम इससे इसको रिप्लेस कर देते हैं तो क्या होता है कि तब हमको एक जो प्रोपेलेंट का जो फॉर्मेशन होता है, उस प्रोपेलेंट को हम कहते हैं कंपोजिट मॉडिफाइड डबल बेस प्रोपेलेंट। यानी कि वो डबल बेस भी है और वो कंपोजिट भी है। ओके, तो अब कंपोजिट क्या है वो तो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम डबल बेस की बात करें तो या तो हम डबल बेस प्रोपेलेंट में कंपोजिट को डाल दें, या कंपोजिट प्रोपेलेंट में डबल बेस प्रोपेलेंट को मिक्स करके जब हम फॉर्म करेंगे तो हमारा कंपोजिट मॉडिफाइड डबल बेस प्रोपेलेंट बनेगा। और ये जो ट्रिपल बेस प्रोपेलेंट होता है ये भी स्मोकलेस प्रोपेलेंट की श्रेणी में आता है। जैसा कि मैंने आपको पहले की स्लाइड्स में बताया था कि जो गोली होता है उसके अंदर जो प्रोपेलेंट होता है वो ऐसे पाउडर के फॉर्म में नहीं होता है, वो पैलेट के फॉर्म में होता है। तो हम यहाँ पे बहुत सारे तरह का पैलेट्स को हम देख रहे हैं। अब जैसे मैंने बताया था कि उसमें परफोरेशन होता है, उसमें यानी कि होल्स होता है, ताकि
इसमें जो फ्लेम है इसमें इसके अंदर अगर जाता है इस होल्स के अंदर तो बर्निंग को और इन्हेंस करेगा, तो इसलिए इसमें परफोरेशन किया हुआ रहता है, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो वो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट और किस तरह का हमको गोली का मतलब कि टाइमिंग चाहिए बर्निंग का, उसके हिसाब से यहाँ पे परफोरेशन किया जाता है, ज़्यादा या कम। अब ये बात होती है कि ये ट्रिपल बेस प्रोपेरेंट का एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये बता दें कि ट्रिपल बेस प्रोपेरेंट को ऐसे फायर आर्म्स में यूज़ नहीं किया जाता है, जैसे कि मतलब कि जो हैंड लोडेड जो गन्स होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और हालांकि इसका टेम्परेचर कम होता है, ये टेम्परेचर कम प्रोड्यूस करता है। अगर हम डबल बेस के कंपेयर में अगर हम बात करें तो ये ट्रिपल बेस कम ही करता है। तो इसका इस्तेमाल टैंक के जो गोला होता है उसमें यूज़ किया जा सकता है, और ये बहुत अमाउंट में गैस प्रोड्यूस करता है। और इसके साथ एक जो मेजर प्रॉब्लम ये है जिसके कारण इसका एप्लीकेशन थोड़ा लिमिटेड है, वो ये है कि ये काफ़ी कॉस्टली है, इसका प्रोसेसिंग, इसका मैन्युफैक्चरिंग बहुत कॉस्टली है, इसलिए इसके एप्लीकेशन को बहुत लिमिटेड कर दिया गया है। तो आइए अब हम बात करते हैं चौथे टाइप का, यानी कि सॉलिड प्रोपेरेंट का। जैसे कि मैंने बहुत सारा टाइप देखा, तो जो फोर्थ टाइप है वो है कंपोजिट सॉलिड प्रोपेरेंट। और पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोग हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस प्रोपेरेंट की बात कर रहे थे, तो उस वक्त हम लोग देख चुके हैं कि कंपोजिट प्रोपेरेंट हेट्रोजीनियस प्रोपेरेंट के अंदर आता है। और इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीडाइज़र, फ्यूल और बाइंडर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि पहले में भी हम ऑक्सीडाइज़र, फ्यूल, बाइंडर, जैसे कि हमारा नाइट्रोसेलुलोज, नाइट्रोग्लिसरीन जैसे हम यूज़ कर रहे थे, तो ये दोनों एक फ्यूल भी है, ऑक्सीडाइज़र भी है और बाइंडर भी है, ये तीनों का काम करता है। लेकिन यहाँ पे कंपोजिट प्रोपेरेंट में तीन अलग अलग चीज़ हम ले रहे हैं, तीन अलग अलग केमिकल का हम यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहला हम जैसे कि बात कर रहे हैं ऑक्सीडाइज़र की, तो वो एक क्रिस्टल फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर हम एक ऑक्सीडाइज़र अमोनियम परक्लोरेट का आपको पिक्चर दिखा रहे हैं। ये एक ऐसे शक्कर टाइप का दिख रहा है। तो इसका भी बहुत सारा ग्रेन का साइज़ होता है, और उस ग्रेन के साइज़ पे जो बर्निंग होती है, जो कंबशन होता है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। अगर हम ग्रेन के साइज़ को कम कर देंगे तो वो बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही एक्सप्लोसिव बन सकता है। तो यहाँ पे फिर हम बात करते हैं कि वो फ्यूल क्या होगा, तो पाउडर्ड फ्यूल होगा। तो पाउडर्ड फ्यूल में जैसे कि वो कोई मेटल फ्यूल हो सकता है, नॉन मेटल पाउडर हो सकता है, या मेटलॉयड जैसे कि बोरॉन हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो ऐसा आपको जो पिक्चर दिख रहा है, ये एक पाउडर्ड एल्युमिनियम का पिक्चर है, और इसको मैग्नीफाई किया गया है और देखा गया है कि जो जो पाउडर है उसका मतलब कि इंडिविजुअल पार्टिकल का क्या शेप है। तो ये जो मॉर्फोलॉजी यहाँ पे एक सर्कुलर, एक मतलब स्फेरिकल दिख रहा है, और ये शेप बहुत तरह का हो सकता है, कुछ रेक्टेंगुलर टाइप का हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि वो पाउडर का शेप क्या है, और वो डिपेंड करता है कि आप जो उसका मैग्निफिकेशन कर रहे हैं तो वो कैसा आपको उसका मॉर्फोलॉजी हमको दिख रहा है। और ये जो पिक्चर है, ये इसका जो पिक्चर यहाँ पे लिया गया है, ये कोई नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं लिया गया है, ये एक फील्ड इमिशन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया है। ये जैसे कि हमने माइक्रोस्कोप में देखा है कि वो लाइट के बेस पे काम करता है, और ये जो फील्ड इमिशन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे काम करता है। तो परहैप्स शायद हम इस चीज़ को आगे आगे शायद इसका एक अलग से एक वीडियो बनाएं कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है और कैसे फंक्शन करता है। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों जो फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र है वो एक पाउडर फॉर्म में है। अब हमको अगर कोई शेप देना है, जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल दे दें कि मेरे पास एक सीमेंट है और सैंड है, और मुझे कोई एक शेप, कोई एक बाउल बनाना है, या किसी भी शेप का मुझे कुछ बनाना है कंक्रीट का। तो हमको एक बाइंडर चाहिए ताकि हम सीमेंट और सैंड को उसमें मिला करके एक डो या एक स्लरी टाइप का बना सकें, और बनाने के बाद हम किसी डाई में डाल के और उससे उस तरह का शेप ला सकें। तो उस केस में मेरा जो बाइंडर होगा वो पानी होगा, वाटर होगा। लेकिन यहाँ पे सॉलिड प्रोपेरेंट के केस में जो बाइंडर होता है, तो
कंपोजिट सॉलिड प्रोपेन के केस में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला बाइंडर है वो एक पॉलीमर है, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। तो वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कंटेनर में रखा हुआ है, और ये एक कलरलेस लिक्विड होता है और एक थिक होता है। लगभग इसकी डेंसिटी अराउंड 930 टू 950 के आसपास होती है, और ये इनिशियली लिक्विड फॉर्म में होता है, और फिर हम प्रोपेन को सॉलिडिफाई करने के लिए इसमें कुछ मिक्स करते हैं, और उस मिक्स करने के बाद कुछ टाइम्स को छोड़ते हैं, फिर उसको हम उसको कई प्रोसेस से गुजारते हैं, जिसमें एक जैसे कि केक को बेक किया जाता है उस तरह से बेकिंग प्रोसेस भी होती है सॉलिड प्रोपेन को प्रोसेस करने के लिए। तो वो चीज़ को भी हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे, या अलग से कोई एक वीडियो मैं बनाऊंगा इस चीज़ पे कि हाउ टू प्रोसेस द सॉलिड प्रोपेन, और स्पेशली कंपोजिट सॉलिड प्रोपेन। तो इस तरह से हम लोग मिक्स करते हैं और इन तीनों चीज़ों को, इसके साथ और भी कई केमिकल्स होते हैं, तो उसकी हम लोग डिस्कस उसको भी हम लोग करेंगे आगे। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ द मेजर इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे हैं। और ये जो कंपोजिट प्रोपेन है, ये अगर आप देखें कि जो उसका नेचर है, जो हजार्ड जो नेचर है, वो अगर कंपेयर करें तो वो डबल बेस से कम है। अब आइए हम बात करते हैं कि कंपोजिट सॉलिड प्रोपेन कितने टाइप का होता है। तो ये एक्चुअली 4 टाइप में इसको डिवाइड किया गया है, 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे अब पहला है अमोनियम परक्लोरेट बेस्ड कंपोजिट सॉलिड प्रोपेन, और ये कन्वेंशनल कंपोजिट इसको कहा जाता है। और दूसरा है अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड कंपोजिट सॉलिड प्रोपेन्स। तीसरा है नाइट्रामाइन बेस्ड कंपोजिट सॉलिड प्रोपेन, और इसको मॉडिफाइड कंपोजिट भी कहा जाता है। फोर्थ है मिनिमम सिग्नेचर, उसको स्मोकलेस की श्रेणी में रखा गया है सॉलिड प्रोपेन्स। तो आइए हम बारी बारी से तीनों को देखते हैं, चारों को देखते हैं। तो सबसे पहला है अमोनियम परक्लोरेट बेस्ड कंपोजिट सॉलिड प्रोपेन, जो कन्वेंशनल कंपोजिट है। इसमें क्या है कि हम लोग जैसे कि बताया कि कंपोजिट प्रोपेन में एक फ्यूल होगा, एक ऑक्सीडाइजर होगा, फिर बाइंडर होगा। तो हम इसमें जो फ्यूल जो हम यूज़ कर रहे हैं, हम और भी कुछ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे समझाने के लिए हम एल्युमिनियम का केस लेके चलते हैं। तो एल्युमिनियम पार्टिकल्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और एल्युमिनियम पार्टिकल्स को अगर हम फ्यूल में यूज़ करेंगे तो ये हमको एडियाबेटिक फ्लेम टेम्परेचर को बढ़ाएगा, यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द कंबशन जो है उसको ये बढ़ाएगा, अगर हम एल्युमिनियम पार्टिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो। और इससे हमारा स्पेसिफिक इम्पल्स भी बढ़ेगा। इसमें जैसे कि अमोनियम परक्लोरेट बेस्ड कंपोजिट सॉल्ट प्रोपेन इसका नाम ही है, तो इसमें हम ऑक्सीडाइजर अमोनियम परक्लोरेट यूज़ कर रहे हैं। बाइंडर जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वो HTPB भी है, गैप भी है, एंड बामो भी है। तो यहाँ पे देखने की बात ये है कि HTPB एक बाइंडर भी है और एक फ्यूल का भी काम करता है, और इसकी कैलोरिफिक वैल्यू भी लगभग उतनी ही होती है जितना हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स की होती है, लगभग अराउंड 43 से लेकर के 45 मेगाजूल पर केजी के आसपास। अब जो है इसमें ये एक बहुत अच्छा प्रोपेलेंट है, बहुत यूज़ है इसका, लेकिन इसमें इसका एक आप कह सकते हैं डिसएडवांटेज कह सकते हैं, या एक प्रॉब्लम बोल सकते हैं कि रिएक्शन यानी कि कंबशन के बाद जो कंबशन प्रोडक्ट जो हमारा रॉकेट से आउट हो रहा है, नोजल से जो एग्जॉस्ट के साथ जो बाहर निकल रहा है, उसमें HCl गैस की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है, और वो HCl गैस जब एटमॉस्फेयर में आता है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से मिलता है, तो कॉन्डेंसेशन के बाद वो एक ऐसा फॉग या मिस्ट या स्मोक ऐसे जो हमको दिखता है वो बनाता है, और वो बहुत टॉक्सिक होता है ह्यूमन के लिए। तो इस तरह से इस प्रोपेलेंट का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, अगर हम इसके डिसएडवांटेज जो HCl गैस को अगर हम साइड कर देते हैं तो आइए हम अब दूसरा प्रोपेलेंट देखते हैं, अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड कंपोजिट सॉलिड प्रोपेलेंट। तो ये जो अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड कंपोजिट सॉलिड प्रोपेलेंट है, इसमें एक अच्छी बात ये है कि अगर हम परफॉर्मेंस से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें तो इसमें जो HCl गैस की जो समस्या थी अमोनियम परक्लोरेट वाले प्रोपेलेंट में, वो यहाँ पे नहीं है।
ताकि क्लोरीन, इसलिए इसको हम क्लोरीन फ्री प्रोपेलेंट भी कह सकते हैं। और इससे हमारा एक ये है कि इसमें जो एग्जॉस्ट है बहुत हद तक जो है स्मोकलेस हो जाता है, मतलब कि एग्जॉस्ट में स्मोक की मात्रा कम हो जाती है। और इस तरह से ये बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट है, जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स है, उसको ये फुलफिल करता है। और इसके कंबशन प्रोडक्ट में नाइट्रोजन का कंटेंट ज़्यादा होता है, वाटर का कंटेंट भी कम होता है, और कुछ अनबर्न पार्टिकल्स जो प्रोडक्ट में, यानी कि कंबशन प्रोडक्ट के मतलब जो गैस जो है एग्जॉस्ट में जो निकल रहा है, वो अमोनियम परक्लोरेट वाले प्रोपेलेंट से यहाँ पे कम हम देखते हैं। इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन का कंटेंट है, HCl इसमें है नहीं, तो ये नॉन हजार्डियस के श्रेणी में आ जाता है कंपेयर टू एपी प्रोपेलेंट। हालांकि हजार्ड तो ये भी है, लेकिन उससे कम है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये जो प्रोपेलेंट है अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड प्रोपेलेंट, ये टेम्परेचर और इम्पैक्ट का लेस सेंसिटिव है अगर हम कंपेयर करें एपी प्रोपेलेंट से। और इसका जो स्ट्रेंथ है प्रोपेलेंट का, क्योंकि ये कंबशन चैम्बर के अंदर रहता है और वहीं पे बर्निंग हो रही है और वहीं पे प्रोपेलेंट एकोमोडेट भी है, तो उस केस में हमको ये देखना है कि क्या प्रोपेलेंट की स्ट्रेंथ क्या उस लायक है या नहीं है कि वो एक कंबशन चैम्बर में रह सके जहाँ पे ऑलरेडी बर्निंग भी हो रही है। तो टेम्परेचर के सेंस में देखें, अगर टेम्परेचर के विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर देखें, तो इसका स्ट्रेंथ अच्छा माना जाता है, अच्छा पाया गया है। अब इसके साथ एक डिसएडवांटेज ये है कि ये रूम टेम्परेचर पे ही इसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू होता है प्रोसेसिंग के टाइम में। और जब हम इसको प्रोसेस कर देते हैं तो जो अराउंड 32 डिग्री सी जो रूम टेम्परेचर जो जनरली स्टैंडर्ड माना गया है, तो उसके बाद से यहाँ पे कुछ एक्सपेंशन होना शुरू हो जाता है उस प्रोपेलेंट में, जिससे कि वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो जाता है। और इस केस में अगर उसमें प्रोपेलेंट में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्लास्टिसाइजर नहीं मिलाया गया है ताकि कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टी मेंटेन कर सके, ताकि क्रैक को रोका जा सके, अगर नहीं है तो क्रैक का फॉर्मेशन हो सकता है। और जैसा कि हम लोग आगे देखेंगे कि क्रैक अगर प्रोपेलेंट में आता है तो वो कितनी बड़ी समस्या को पैदा कर सकता है, कितना कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, पूरा मिशन फेल हो सकता है। तो क्रैक हमारे सॉलिड प्रोपेलेंट में नहीं आना चाहिए। अब फिर बात आती है कि ये प्रोपेलेंट जो है ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक कैरेक्टर का प्रोपेलेंट है। और इसकी जो बर्निंग रेट है, यानी कि प्रोपेलेंट में दो तीन चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया कि वो कितना टॉक्सिक होता है उसका एग्जॉस्ट, और फिर वो कितने टेम्परेचर तक वो अपने स्ट्रेंथ को मेंटेन रखता है और फिर उसका स्पेसिफिक इम्पल्स क्या है। उसी तरह एक और पैरामीटर है परफॉर्मेंस पैरामीटर के बर्निंग रेट। तो इसकी जो बर्निंग रेट होती है वो कम होती है कंपेयर टू अमोनियम परक्लोरेट बेस्ड प्रोपेलेंट। और बर्निंग रेट क्या होता है कि ईच एंड एवरी सेकेंड कितना प्रोपेलेंट बर्न हो रहा है। जैसे कि सबसे इजी एग्जांपल इसका हम अगर देखते हैं तो सिगरेट को देखते हैं कि हमारे पास कोई एक सिगरेट है और वो लगभग 5 सेंटीमीटर का है और उसको हम आगे से बर्न करा रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि वो सिगरेट जो है 5 सेकेंड के बाद, या हम बोलें कि 6 सेकेंड के बाद वो पूरा 5 सेंटीमीटर का प्रोपेलेंट बर्न हो जाता है। तो अगर वो 5 सेकेंड में बर्न हो जा रहा है तो यानी कि हर सेकंड में 1 सेंटीमीटर बर्न हो रहा है। तो अगर हम प्रोपेलेंट के केस में अगर हम सिगरेट को प्रोपेलेंट से रिप्लेस कर देते हैं और हम पूछें कि कितना उसका बर्निंग रेट है, तो हम उसका बोलेंगे कि उसका बर्निंग रेट 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड हम बोल सकते हैं यानी कि हर सेकेंड में 1 सेंटीमीटर वो बर्न हो रहा है। तो इसको हम बर्निंग रेट बोलते हैं। और जैसे कि हमने बताया कि इसका कुछ इसमें अच्छी चीज़ें भी हैं और कुछ इसमें प्रॉब्लम्स भी हैं। तो इसमें जो एक और इसकी जो आप बोलें कि डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसका एनर्जी लेवल लो है।
तो इस तरह से हम लोगों ने अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड कंपोजिट सॉलिड प्रोपेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आइए हम लोग बात करते हैं अब तीसरे टाइप का कंपोजिट प्रोपेंट। तो ये है नाइट्रामाइन बेस्ड कंपोजिट सॉलिड प्रोपेंट, और इसको हम लोग मॉडिफाइड कंपोजिट भी कहते हैं। ये प्रोपेंट आप अमोनियम परक्लोरेट बेस्ड कंपोजिट प्रोपेंट का एक आप बोल सकते हैं कि एडवांस वर्जन है। इसमें क्या हम करते हैं कि जो मेरा HTPB है उसमें हम क्रिस्टलाइन नाइट्रामाइंस यानी कि RDX या HMX को मिक्स करते हैं, और अब हम उस मिक्सचर में जो इंग्रेडिएंट्स मेरे AP बेस्ड प्रोपेंट में था वो सबको फिर हम उसमें मिलाते हैं। जैसे कि इस प्रोपेंट के लिए मेरा इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होगा, तो पहला तो होगा क्रिस्टलाइन नाइट्रामाइंस यानी कि RDX या उसमें या HMX, दोनों में से कोई एक ये हम ले रहे हैं। फिर हम HTPB ले रहे हैं, फिर हम AP ले रहे हैं, और एल्युमिनियम पाउडर ले रहे हैं, या हम कोई और मेटल पाउडर ले रहे हैं। इसमें जो RDX या HMX है और AP है, इन दोनों का कैरेक्टर बहुत हद तक मैच करता है, क्योंकि दोनों एक ऑक्सीडाइज़र है। एक जो है एक्सप्लोसिव ऑक्सीडाइज़र है RDX और HMX, और AP एक्सप्लोसिव भी है, लेकिन यहाँ पे इसका ग्रेन साइज हम ज़्यादा रख रहे हैं, ताकि अगर हम इसके ग्रेन साइज को रिड्यूस करेंगे तो मेरा वो प्रोपेंट एक्सप्लोसिव नेचर का बन सकता है। तो यहाँ पे हम उसके AP के ग्रेन साइज को 40 माइक्रोन से ऊपर रख रहे हैं, और फिर RDX और HMX को मिक्स कर रहे हैं, और AP के परसेंटेज को हम रिड्यूस करके RDX और HMX के परसेंटेज से कॉम्पनसेट कर रहे हैं। तो इस तरह से मेरा यहाँ पे नाइट्रामाइन बेस्ड कंपोजिट सॉलिड प्रोपेंट प्रोसेस होता है। और इसमें एक अच्छी बात ये है कि ये जो इमिशन था, जो AP वाले प्रोपेंट में जो इमिशंस था, उसको हम बहुत हद तक यहाँ पे कम कर रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि इसमें CO2 और H2O का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी कम है, अगर हम AP और HTPB प्रोपेंट से कंपेयर कर रहे हैं तो। अब आइए हम फोर्थ टाइप देखते हैं कंपोजिट सॉलिड प्रोपेंट का। फोर्थ मिनिमम सिग्नेचर स्मोकलेस सॉलिड प्रोपेंट। तो ये जो प्रोपेंट है ये CL20 से जाना जाता है, और एक्चुअली CL मतलब कि चाइना लेक, और चाइना लेक एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है US नेवी का, और ये एक्चुअली इस तरह के एक्सप्लोसिव या हाई परफॉर्मेंस सिस्टम्स पे काम करता है। ख़ास तौर पे ये जाना जाता है रैमजेट के इन्वेंशन के लिए, क्योंकि इन लोगों ने ही सबसे पहले रैमजेट का कंसेप्ट दिया था, और वो लगभग 1900 के एकदम बिगिनिंग में, यानी कि 1903 से इन लोगों ने शुरू किया था, और परहैप्स 1909 में इन लोगों ने एक पेटेंट फाइल किया था रैमजेट के ऊपर। वो एक सबसोनिक रैमजेट था, और इसलिए काफ़ी ये फेमस है। और इन लोगों ने ही इसको मतलब कि CL20 जो मिनिमम सिग्नेचर प्रोपेंट है, इन लोगों ने इसको फर्स्ट टाइम प्रोसेस किया, और इसलिए ये चाइना लेक CL20 के नाम से जाना जाता है। और इसमें एक अच्छी बात ये है कि ये 14% इसकी जो एनर्जी है, मतलब कि पर यूनिट मास में अगर आप देखिएगा तो 14% इसका ज़्यादा है एनर्जी, अगर हम किसी HMX बेस्ड प्रोपेंट से बात करते हैं, और 20% हायर एनर्जी डेंसिटी है अगर हम HMX से बात करते हैं। तो इसलिए ये एनर्जी वाइज अगर हम देखा जाए तो जो पहले हम HMX बेस से प्रोपेंट की बात कर रहे थे उससे ये अच्छा है, और इसका मतलब कि काफ़ी मतलब कि हाई परफॉर्मेंस प्रोपेंट में इसको हम काउंट किया जा सकता है। और इसमें अच्छी बात एक ये भी है कि ये इसमें पॉल्यूशन कम है, ये एसिड फ्री है, और जो प्रोपेन एग्जॉस्ट जो कंबशन प्रोडक्ट का जो एग्जॉस्ट है बर्निंग के बाद, उसमें भी इसमें सॉलिड पार्टिकुलेट कम पाया जाता है, इसमें लेड भी कम पाया जाता है।
कमर्शियल प्रोडक्ट में। और ये एक स्मोकलेस प्रोपेन इसके नाम से ही है और ये स्मोक फ्री है। इसमें इसमें अगर आप ऐसे देखिएगा तो एक विजिबल, एक ट्रांसपेरेंट टाइप का एक एग्जॉस्ट दिखेगा, जैसा कि पहले हम लोगों ने अमोनियम परक्लोरेट या नाइट्रोनियम परक्लोरेट वाले प्रोपेन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसमें स्मोक बहुत ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि बहुत ही क्लीन एग्जॉस्ट है, स्मोक ना के बराबर आप कह सकते हैं यहाँ पे। और ये जो प्रोपेन है CL20, ये शॉक से ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, इसको आप इनसेंसिटिव के कैटेगरी में ले सकते हैं, और इसलिए इसको नॉन डेटोनेटिंग कैरेक्टर में इसको रखा गया है, और इसलिए ये हज़ार्ड क्लास 1.3 की श्रेणी में आता है। अगर हम कंपेयर करें HMX से तो वो डेटोनेटिंग प्रॉपर्टी वाले प्रोपेन में आता है, जिसको हज़ार्ड क्लास 1.1 में रखा गया है। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो पिछले जो प्रोपेन हम लोगों ने देखा था तो हाई परफॉर्मेंस प्रोपेन जैसे कि AP और HMX और RDX वाला प्रोपेन था, नाइट्रामाइंस ग्रुप वाला, उससे ये प्रोपेन ज़्यादा सेफ है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये प्रोपेन का एप्लीकेशन कम है, क्योंकि इसका प्रोसेसिंग जो कॉस्ट है, जो इसमें इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ हुआ है वो सब काफ़ी कॉस्टली है, इसलिए इसके यूज़ को लिमिटेड किया गया है ड्यू टू द कॉस्ट। हम लोग सॉलिड प्रोपेन के पांचवा और आखिरी टाइप की बात करते हैं, वो है कंपोजिट मॉडिफाइड डबल बेस सॉलिड प्रोपेन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CMDB भी कहा जाता है। तो जैसा कि आपको नाम से ये लग रहा है कि ये कंपोजिट भी है और डबल बेस प्रोपेन भी है, तो यानी कि ये कॉम्बिनेशन है डबल बेस और कंपोजिट प्रोपेन का। अब यहाँ पे बात समझने की ये है कि डबल बेस प्रोपेन में मेरा मेजर इंग्रेडिएंट्स क्या था, तो वो नाइट्रोसेलुलोज और नाइट्रोग्लिसरीन था। जो नाइट्रोसेलुलोज और नाइट्रोग्लिसरीन एक फ्यूल का भी काम करता है, एक ऑक्सीडाइज़र का भी काम करता है और एक बाइंडर का भी काम करता है। तो यहाँ पे नाइट्रोसेलुलोज को नाइट्रोग्लिसरीन में मिक्स किया जा रहा है और उस मिक्सचर को बाइंडर की तरह ट्रीट किया जा रहा है, और उस बाइंडर में अमोनियम परक्लोरेट और पाउडर अल्मोनियम, जो मेरा कंपोजिट प्रोपेन का इंग्रेडिएंट्स है, उसको हम यहाँ पे मिक्स करा रहे हैं। मिक्स कराने के बाद हम फिर उसको प्रोसेस करते हैं, उसको सॉलिडिफाई करते हैं, और फिर हम एक सॉलिड प्रोपेन को बनाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसमें हमको फ़ायदा क्या है। तो अगर हम AP और अल्मीनियम को मिक्स करते हैं किसी प्रोपेन में, तो हम ये देखते हैं कि उसका एडिमेटिक फ्लेम टेम्परेचर यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द कंबशन उसका बढ़ जाता है। इससे हमको स्पेसिफिक इम्पल्स भी बढ़ जाता है, जैसे हम पहले भी देख चुके हैं, पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि एल को मिक्स कराने पर हमको क्या फ़ायदा हो रहा है। और स्पेसिफिक इम्पल्स के साथ साथ स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। अगर हम डबल बेस को देखते हैं तो डबल बेस के हिसाब से अगर हम देखें, यहाँ पे कंपेयर करें, तो ये जो CMDB जो प्रोपेन है ये डबल बेस से ज़्यादा स्टेबल है। अब हम आते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे हमने पहले डिस्कशन में ये कहा था कि डबल बेस प्रोपेन जो है वो एक होमोजीनियस प्रोपेन है और कंपोजिट हेट्रोजीनियस प्रोपेन है। तो यहाँ पे कंपोजिट मॉडिफाइड डबल बेस प्रोपेन जो है वो एक हेट्रोजीनियस प्रोपेन के श्रेणी में है। आप इसको होमोजीनियस प्रोपेन की श्रेणी में भी ले सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका डबल बेस और कंपोजिट का परसेंटेज कैसे है, कौन ज़्यादा है कौन कम है। जो ज़्यादा है उसके हिसाब से वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होगा, तो उस हिसाब से वो हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस हो सकता है। अब फिर बात आती है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंबाइंड अगर हम देखते हैं, तो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या है, तो वो न ही पूरी तरह से कंपोजिट को रिप्रेजेंट करता है, न ही पूरी तरह से डबल बेस को रिप्रेजेंट करता है। वो एक इंटरमीडिएट रेंज को रिप्रेजेंट करता है, ताकि डबल बेस और कंपोजिट दोनों तरह के प्रोपेन का एक कंबाइंड फॉर्म का जो एडवांटेज है वो हम इस प्रोपेन से ले सकें। तो इस तरह से हम लोगों ने सॉलिड प्रोपेन के जो मेजर जो 5 जो टाइप हैं उन सब पे हम लोगों ने डिस्कस किया, उनके
जो मेजर आप कह सकते हैं कि टाइप्स हैं, उन सारे प्रोपेलेंट के टाइप्स हैं, उन पे हम लोगों ने काफ़ी मतलब कि डिस्कस किया। आ, ये जो है पूरा बेस्ड ऑन द सिलेबस हमने डिस्कस किया है, और ये हमने कंटेंट उतना ही दिया है जितना आपको आपके बी या बीटेक के सिलेबस में रिक्वायर्ड है।